अम्ब्रेला अकेडमी के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हेजल और चाचा ने मिलकर डिटेक्टिव को मार दिया था और डिएगो को ये बात पता चल गई थी। इसी कंटिन्यूटी के साथ में एपिसोड नंबर 5 की शुरुआत होती है। अब जैसा कि एपिसोड का नाम नंबर 5 है, पूरा एपिसोड गाइस नंबर 5 की स्टोरी पे बेस्ड है कि आखिर वो कहाँ चला गया था, उसने कहाँ पे कैसे सर्वाइव किया, उसके साथ में क्या क्या हुआ, ये सब कुछ एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें वही टाइमलाइन दिखाई जाती है जिस समय सब कुछ बर्बाद हो गया था। अपोकलिप्स का वो टाइम जिस समय एक बच्चा भी नहीं था। नंबर 5 बस कैसे तैसे जो सामान उसे मिल रहा था वो एक छोटी सी बच्चे वाली गाड़ी के अंदर डाल के चलता जा रहा था। उसने मास्क लगा रखा था, इसी के साथ में डॉलरस को भी बिठा रखा था। सालों साल बीतते गए लेकिन नंबर 5 कभी भी नहीं रुका। पता चलता है कि अब तो नंबर 5 बूढ़ा भी हो गया था लेकिन उसे अब तक भी कोई इंसान नहीं मिला। इसी शहर के अंदर नंबर 5 ने एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी ढूंढ ली थी और उसी के अंदर वो रहने लगा था अपना छोटा मोटा सामान रख के। उसने कई सारी बुक्स पढ़ डाली थी और काफी सारे इक्वेशन वो रोज लिखा करता था। डॉलरस के साथ में बातें किया करता था। दुनिया भले ही खत्म हो गई थी लेकिन सारा सामान खत्म नहीं हुआ करता था। इसका मतलब था कि नंबर 5 बैठ के मस्त वाइन पी रहा था और डॉलरस से अपनी वाइफ के जैसे बात कर रहा था। अब इतना अकेला होने के बाद सिर्फ एक डॉलरस ही थी जो कि उसके साथ रहती थी। उसी समय उसे किसी चीज की आहट होती है। सीन जिसके बाद वापस से प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है। पता चलता है कि नंबर 5 ये सारी कहानी लूथर को बताता है कि आखिर उसकी कहानी शुरू कहाँ से हुई। लूथर कहता है कि ये सब बातें तुमने हमें पहले क्यों नहीं बताई कि दुनिया खत्म होने वाली है, हम लोग तुम्हारी मदद कर सकते थे। तब नंबर 5 कहता है कि तुम सब लोगों ने बहुत कोशिश करी थी, तुम सब मेरे सामने थे लेकिन तुम सब लोग मर गए थे। लूथर को विश्वास ही नहीं होता कि ये लोग आगे जाके मर जाएंगे और कुछ कर भी नहीं पाए। तो नंबर 5 कहता है कि तुम लोगों ने जरूर बहुत कोशिश करी होगी और तुम लोगों ने फाइट भी करी होगी। तुम सारे भाई बहन एक साथ में थे और तुम्हारे हाथ में ही वो मुझे आई बॉल मिली थी, इसी के कारण मैं अब तक भाग रहा था। लूथर उस आई बॉल को देखता है और कोशिश करता है कि शायद अब हम इसके बारे में कुछ जान सके। तो नंबर 5 कहता है कि अब कोई फायदा नहीं है, मैंने हर एक चीज ट्राई करके देख ली है लेकिन मैं दुनिया को तबाह होने से नहीं बचा सकता हूँ। ये दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि इतनी देर में यहाँ डिएगो आता है जो कि काफी ज्यादा भड़का हुआ था। ये सब कुछ नंबर 5 के कारण हुआ है। जब से वो आया है तब से कुछ न कुछ गलत हो ही रहा है। डिटेक्टिव डिएगो की बहुत ज्यादा खास थी और हेजल ने मिलकर डिटेक्टिव को ही मार दिया। तो डिएगो इन सारी चीज का दोष नंबर 5 पे देता है। तो नंबर 5 कहता है कि तुम्हारी डिटेक्टिव को उनके सामने आना ही नहीं चाहिए था। वो जरूर ऐसा कोई काम कर रही होगी जो हेजल और चाचा के काम को पूरा करने में अड़चन दे रही होगी, इसी के कारण उसने मार दिया होगा। डिएगो को और ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि सब कुछ तुम्हारे कारण हुआ है, मैं उनसे बदला लेने के लिए जा रहा हूँ। तुम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नंबर 5 समझाता है कि वो तुमसे कहीं ज्यादा समझदार, स्ट्रॉन्ग और इतने सारे टाइमलाइन से पार होके आए हैं, वो तुम्हें एक सेकंड में मार देंगे। लेकिन डिएगो को फुल कॉन्फिडेंस था कि हेजल और चाचा उसे नहीं मार सकते हैं। डिएगो को गाड़ी में बैठने के बाद वही बिल याद आता है जो कि उसने होटल से उठाया था। ये बेकरी का बिल था। जिसके बाद अब लूथर नंबर 5 से आगे की कहानी पूछता है कि आगे तुम्हारे साथ में क्या हुआ। नंबर 5 बताता है कि मेरे सामने एक लेडी आके खड़ी हो गई थी, मैं उसे ऑलमोस्ट शूट ही करने वाला था लेकिन फिर वो लेडी आगे आके मुझसे बात करने लगी और बताती है कि वो एक एजेंसी से आई है, एक अलग ही दुनिया से, जहाँ पे नंबर 5 के बहुत ज्यादा चर्चे हैं। असल के अंदर कोई भी अगर ऐसी टाइमलाइन में पहुंच जाए तो उसका सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है, लेकिन ऐसी कंडीशंस के अंदर भी नंबर 5 ने खुद को जिंदा रख रखा है। इसी के कारण वो एजेंसी के अंदर बहुत ज्यादा नाम कमा रहा है। इस लेडी का नाम हैंडलर था। नंबर 5 को समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या बात कर रही है। तब हैंडलर अपने बारे में बताना शुरू करती है कि वो कौन सी एजेंसी से आई है। असल के अंदर जो लोग भी टाइमलाइन के अंदर छेड़छाड़ कर देते हैं जिससे कि आगे आने वाले फ्यूचर पे कोई भी असर पड़ता है तो ये उन लोगों को मार देती है। तो नंबर 5 को डर लगता है कि उसने भी छेड़छाड़ करी है क्योंकि वो भी टेलीपोर्ट होके आया है और उसने भी फ्यूचर के साथ गड़बड़ करी है, तो शायद ये हैंडलर उसे मार देगी। तब वो कहती है नंबर 5 को कि मैं तुम्हें मारने नहीं आई हूँ बल्कि मैं तुम्हें नौकरी देने के लिए आई हूँ। तुम हमारी एजेंसी को ज्वाइन कर सकते हो, तुम इतना ज्यादा अच्छा सर्वाइव करते हो कि आगे जाके तुम हमारा काफी सारा काम कर सकते हो, ऊपर से तुम्हें तो टेलीपोर्ट होना भी आता है। नंबर 5 बातें सुनने लगता है कि आखिर हैंडलर कहना क्या चाहती है। हैंडलर का मेन काम था लोगों को मारना। टाइमलाइन किसी भी टाइमलाइन के अंदर जाके, चाहे वो फ्यूचर हो या पास्ट हो या फिर कोई सी भी टाइमलाइन हो, इसके बदले में वो नंबर 5 को जॉब देगी, एक अच्छा ऑफिस देगी। इसी के साथ में 5 सालों के बाद उसे पेंशन भी मिलेगी और कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने के बाद वो उस जगह पे जा सकता है जहाँ से वो आया है। तो नंबर 5 कहता है कि जब अगर तुम इतनी सारी चीजें कर सकती हो तो ये इतने बड़े एपोकलिप्स को रोक क्यों नहीं सकती हो। इतना सब कुछ तबाह हो गया तो तुम फ्यूचर को क्यों नहीं कंट्रोल कर सकती। तो हैंडलर बताती है कि ये हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में टाइमलाइन में पास्ट में जाना है और वही काम तुम्हें करना है। असल के अंदर हैंडलर ये झूठ बोल रही थी नंबर 5 से और नंबर 5 को भी इस जिंदगी से बाहर निकलना ही था। इसी के कारण वो हैंडलर से डील कर लेता है, जिसके बाद वो एक बहुत ही शानदार वाला शूटर बन चुका था। हर टाइमलाइन में जाता, उसे जो भी टास्क मिलता वहाँ पे जाके लोगों को मार देता। फिर चाहे वो आदमी छोटा हो चाहे बड़ा हो, कोई नामी गिरामी आदमी हो या कोई भी हो, जिसने भी टाइमलाइन के साथ में छेड़छाड़ करने की कोशिश करी, उन सबको जाके नंबर 5 मारता जा रहा था। पता चलता है कि उस एजेंसी के अंदर और भी बहुत लोग काम करते हैं, कोई पुलिस वाले हैं तो कोई एजेंसी वाले हैं, कोई लोगों का ध्यान रखते हैं तो और भी बहुत सारी चीजें, यानी कि वो एक अलग ही दुनिया बनी हुई है। इस पूरे टाइम के अंदर नंबर 5 अपनी कैलकुलेशन करना बिल्कुल भी नहीं भूला था। अभी तक भी 5 साल पूरे नहीं हुए थे और नंबर 5 ने ऐसी इक्वेशंस बना ली थी कि वो वापस से अपने पुराने
टाइम के अंदर आ सके। वो बस कोशिश कर रहा था कि अपोकलिप्स होने से पहले ही वो पहुंच जाए ताकि वो अपने फैमिली वाले और इस पूरी तबाही को रोक सके। आखिरकार नंबर 5 कामयाब हुआ और सीधा उस दिन के अंदर पहुंच गया जो कि हमें फर्स्ट एपिसोड दिखाया गया था, यानी कि सारे भाई बहन सर हारग्रीव्स की डेथ पे घर पहुंचे थे और नंबर 5 जो कि बूढ़ा हो रखा था वो टेलीपोर्ट होने के बाद में कुछ इक्वेशंस गलत होने के कारण बच्चे की फॉर्म में पहुंच गया था। नंबर 5 लूथर को समझाने लगता है कि तुम्हें तुम्हारी लाइफ अच्छे से जीनी चाहिए, किसी को कुछ भी नहीं पता कि आगे जाके क्या होने वाला है। मैंने हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश करी, लेकिन अच्छा यही होगा कि तुम अपनी फैमिली वालों के साथ अच्छे से रहो। और इसी के साथ गाइस सीन शिफ्ट हो जाता है एक बस के अंदर। अभी भी एक ब्लू कलर की रोशनी चमकती है और हमारे सामने क्लाउस वापस आ जाता है। इस बार क्लाउस पूरी तरीके से बदला हुआ था, यानी कि वो कोई नशेड़ी नहीं लग रहा था, बल्कि उसने एक अच्छी खासी ड्रेस पहन रखी थी, गले के अंदर काफी अच्छे अच्छे चेन्स थे, हाथों पे टैटू बने हुए थे, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज उसके पास ब्रीफ केस था और पूरे हाथ खून से भरे हुए थे। वो बहुत बुरी तरीके से रोता है और बस से नीचे उतर जाता है और उतरते ही सबसे पहले तो उस ब्रीफ केस को बहुत बुरी तरीके से तोड़ता है, यानी कि टाइम ट्रेवल वाला जो ब्रीफ केस था वो क्लाउस तोड़ चुका था। जिसके बाद सीन उसी होटल के अंदर शिफ्ट होता है जहाँ पे हेजल और चाचा रुके हुए थे। इन्होंने वहाँ पे काम करने वाली लेडी को मार दिया था उस ब्रीफ केस को ढूंढने के चक्कर में। इसी समय इनके हेडक्वार्टर से इनके पास एक इन्फॉर्मेशन आती है कि आखिर तुम लोग बिना पूछे 1968 की टाइमलाइन में क्यों ट्रेवल कर रहे हो। इन दोनों को पता चल जाता है कि जो लड़का यानी कि क्लाउस जो बैग लेके भागा है वो 1968 की टाइमलाइन में पहुंच गया था, यानी कि इन दोनों को जितना जल्दी हो सके वो ब्रीफ केस वापस चाहिए, नहीं तो इनके हेडक्वार्टर्स वाले इन दोनों को ही मार डालेंगे। चाचा कहती है कि मैं अम्ब्रेला एकेडमी के एक एक मेंबर के बारे में जानने के लिए जाती हूँ कि आखिर उन लोगों के पास में पावर्स क्या क्या है और तुम जाके उस लड़के को ढूंढो। जिसके बाद सीन एलिसन के ऊपर शिफ्ट होता है जो कि वानिया के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आई थी, लेकिन वानिया ने तो पहले ही लेनर्ड के साथ में ब्रेकफास्ट प्लान कर रखा था। इसी के कारण वो एलिसन के ब्रेकफास्ट को नहीं खाती। एलिसन वानिया को समझाने की कोशिश करती है कि देखो मुझे अभी भी थोड़ा बहुत डाउट है, वो लड़का ठीक नहीं है, लेकिन वानिया उल्टा एलिसन पे बहुत ज्यादा भड़क जाती है कि देखो तुम इतने सालों बाद मेरी लाइफ में आई हो और तुम ज्यादा बॉसी बनने की कोशिश मत करो, मुझे अच्छी तरीके से पता है कि वो लड़का कौन है और मैं उसके साथ ब्रेकफास्ट पे अच्छी तरीके से जा सकती हूँ। जिसके बाद वानिया लेनर्ड के पास पहुंच जाती है। इन दोनों के बीच में अच्छी खासी बात होती है जहाँ पे लेनर्ड कहता है कि शायद तुम्हारे फैमिली मेंबर मुझे पसंद नहीं करते और खासकर तो तुम्हारी बड़ी बहन एलिसन। तब वानिया कहती है कि हाँ ये सब कुछ बस अभी अभी हो रहा है, पहले तो ये लोग इतने सालों से गायब थे लेकिन अब आ रहे हैं तो इन लोगों को मेरी फिक्र हो रही है। जिसके बाद बातों ही बातों में पता चलता है कि वानिया जिस क्लासेस में जाती थी उसके अंदर एक लड़की थी जिसका नाम हेलन था जो कि फर्स्ट बेंच पे बैठा करती थी, वो कुछ दिनों से नहीं आ रही है। इसी के कारण कॉन्सर्ट के अंदर मेन लीड वाली की जगह खाली है। तो लेनर्ड वानिया को कहता है और अप्रोच करता है कि तुम जाओ ना, तुम्हें प्रैक्टिस करनी चाहिए और तुम्हें वहाँ पे परफॉर्म करना चाहिए। वानिया कहती है कि मैं बिल्कुल भी अच्छा नहीं बजाती और वहाँ पे मेरी इंसल्ट भी हो सकती है। तो लेनर्ड कहता है एक बार खुद पे विश्वास तो रख के देखो। लेनर्ड वानिया को इतना ज्यादा फोर्स करता है कि वानिया ऑडिशन देने के लिए तैयार हो जाती है। जिसके बाद सीन क्लाउस के ऊपर शिफ्ट होता है। अब गाइस मैं आपको बताती हूँ कि क्लाउस के साथ में हुआ क्या था। क्लाउस ने जब ब्रीफ केस खोला था लास्ट एपिसोड के अंदर तो वो 1968 की टाइमलाइन में पहुंच गया था और वो टाइम था वर्ल्ड वॉर का, जिसके अंदर क्लाउस भी था, यानी कि उसने हर तरीके की वॉर, लोगों को मरना, हर चीज देखी थी और वो बहुत बुरी तरीके से डरा हुआ था। क्लाउस वापस से कमरे के अंदर आता है, उसकी पूरी बॉडी पे जख्म थे, बॉडी को खुजला रहा था, हाथ पे टैटू थे और पूरी बॉडी खून से भरी हुई थी। ये सारी चीजें नंबर 5 देख के एक ही बार में पहचान जाता है कि क्लाउस ने टाइम ट्रेवल किया है। इसी के कारण वो क्लाउस के पास आता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुम कहाँ गए थे, आखिर हुआ क्या था तुम्हारे साथ। तब क्लाउस बताने लगता है कि कुछ लोग तुम्हें ढूंढने के चक्कर में इस घर में पहुंच गए थे, जब उन्हें तुम नहीं मिले तो वो लोग मुझे उठा के ले गए, उसके बाद उन्होंने मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया और उसके बाद मुझे वही ब्रीफ केस मिला, जिसके बाद मैं सीधा उस टाइमलाइन में पहुंच गया। इससे ज्यादा वो नंबर 5 को और कुछ नहीं बताता। जब नंबर 5 क्लाउस से पूछता है कि आखिर तुम कितने टाइम तक वहाँ पे फंसे रहे, तो क्लाउस बताता है कि शायद 1 साल, यानी कि हम लोगों के लिए वो 1 मिनट था, लेकिन क्लाउस ऑलमोस्ट 1 साल की टाइमलाइन पार करके आया था। जिसके बाद नंबर 5 उससे ब्रीफ केस के बारे में पूछता है तो क्लाउस कहता है कि मैंने तो उसे हैंड टू हैंड तोड़ दिया, उसने हम सबकी जिंदगी बर्बाद कर दी और आगे जाके वो सब कुछ खराब कर सकता था। तो नंबर 5 कहता है कि अरे गधे, तुमने इतना बड़ा काम कैसे कर दिया, वो मेरे जाने का जरिया था, वो हेजल और चाचा के जाने का भी टेलीपोर्ट का रास्ता था, तुमने उसे क्यों तोड़ दिया। अब वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे और हम में से सबको परेशान करते रहेंगे जब तक उन्हें वो नहीं मिलेगा। लेकिन अब जब वो ब्रीफकेस टूट गया था तो आखिर नंबर 5 क्या कर पाता। इसी के कारण वो क्लाउस से डेट्स पूछता है कि तुम कौन से टाइमलाइन में पहुंचे और उसके बाद वो वापस से अपनी इक्वेशन स्टार्ट कर देता है। जिसके बाद हम डिएगो को देखते हैं जो कि अपने सबसे खतरनाक हथियार अपने पास में रखता है, क्योंकि उसे बार बार में वही डिटेक्टिव वाली बातें याद आ रही थी कि कैसे उसने डिटेक्टिव को मना किया था कि तुम अकेली मत जाना, लेकिन डिटेक्टिव अकेली चली गई और मारी गई। डिएगो अपना बैग उठा के हेजल और चाचा को मारने के लिए जा रहा था, लेकिन तभी उसे क्लाउस रोक लेता है और कहता है कि तुम जहाँ भी जा रहे हो मुझे अपने साथ ले जाओ। इसी के साथ में हम एलिसन को देखते हैं। हालांकि वानिया एलिसन के ऊपर भड़क गई थी कि तुम लेनर्ड से दूर रहो, लेकिन अब एलिसन खुद के बेसिस के ऊपर लेनर्ड का इन्वेस्टिगेशन कर रही थी। वो उसका फैमिली बैकग्राउंड, उसका घर का एड्रेस, फोन नंबर, बाकी सारी चीजें चेक कर लेती है और अपने पास रख लेती है। सेम एलिसन के पीछे के डेस्क पे चाचा बैठी थी जो कि अम्ब्रेला एकेडमी के बच्चों के बारे में पढ़ रही थी। हेजल को बोला गया था कि उस फैमिली के ऊपर नजर रखे और क्लाउस को ढूंढे, लेकिन हेजल जाके सीधा उसी डोनट शॉप में पहुंच जाता है जहाँ पे वो उसी लेडी से मिलता है। ये लेडी उसे बताती है कि आपको जो भी ऑर्डर करना होगा थोड़ा जल्दी ऑर्डर
ऑर्डर करना होगा क्योंकि मैं अभी लंच पे जाने वाली हूँ। तो हेजल कहता है कि क्या आपके साथ मैं भी चल सकता हूँ। इसी के साथ हम डिएगो को देखते हैं जो कि नंबर 5 के चुप रहने से बड़ा शौक में था। आखिर नंबर 5 आज से सालों पहले चुप था जब वो मॉम की हील्स पहन के सीढ़ियों से गिर गया था और उसका पूरा मुंह 8 हफ्तों तक बंद था। लेकिन आज भी दिन ऐसा ही कुछ है क्योंकि क्लाउस एक वर्ड भी नहीं बोल रहा था। तभी वो डिएगो को एक जगह रुका देता है। वो एक्स आर्मी मेंबर्स का बार था। डिएगो क्लाउस से पूछता है कि आखिर तुम मुझसे बात तो करो, तुम्हें हुआ क्या है। लेकिन क्लाउस कहता है कि यहाँ से चले जाओ और अपना काम करो। क्लाउस अंदर आता है, वहाँ पे शॉर्ट्स लगाता है और सीधा उस जगह पे चला जाता है जहाँ पे एक फ्रेम लगी हुई थी। वहाँ पे पिक्चर थी आर्मी मेंबर्स की और वहाँ पे खड़ा खड़ा वो बहुत जोर से रोने लगता है, मानो कि एक बच्चा रो रहा हो। उसी समय डिएगो उसके पीछे आके खड़ा हो जाता है और पूछने लगता है कि आखिर हुआ क्या है तुम्हारे साथ, मुझे कुछ तो बताओ, तुमने आज से पहले ऐसा बिहेवियर कभी नहीं किया है। इतनी देर में वहाँ का एक एक्स आर्मी मेंबर क्लाउस को उल्टी सीधी बातें बोलने लगता है कि ये सिर्फ आर्मी मेंबर्स वालों की ही जगह है, तुम ऐसे यहाँ पे नहीं आ सकते हो। तो डिएगो बात संभालता और कहता है कि मैं मेरे भाई को यहाँ से ले जाता हूँ, असल में इसने थोड़ी पी रखी है। लेकिन ये आर्मी वाला फिर भी बात नहीं मानता और क्लाउस को माफी मांगने के लिए कहता है। डिएगो माफी भी मांग लेता है लेकिन ये आर्मी वाला कहता है कि मुझे तो इस आदमी के मुंह से माफी सुननी है। जिसके बाद तो क्लाउस बहुत ज्यादा भड़क जाता है और इनके बीच में हाथापाई हो जाती है और हमें पता चलता है कि वो जो फ्रेम था उसके अंदर क्लाउस भी था, यानी कि क्लाउस जिस टाइमलाइन के अंदर पहुंचा था उसके साथ में काफी सारे आर्मी के मेंबर्स थे और उसने अपने किसी दोस्त को खोया था, इसी के कारण वो रो रहा था। जिसके बाद हम उसी डोनट शॉप वाली लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ पे लंच करने के लिए आई थी। हेजल भी उसी के साथ बैठा था और पूछता है कि आखिर उसका डेली रूटीन क्या है। ये लेडी बताती है कि उसे बर्ड्स को देखना बहुत ज्यादा पसंद है, वो रोज यहाँ पे बैठती है और बर्ड्स को चेकआउट करती रहती है कि वो कितनी प्यारी होती है। जिसके बाद में हेजल अपने बारे में बताता है कि उसकी जॉब इतनी ज्यादा बेकार है कि वो 24 घंटे घूमता रहता है, उसके पास अपना घर ही नहीं है, अपना कोई बेड नहीं है, अपना कोई परिवार वाला नहीं है। जिसपे इस लेडी को भी बुरा लगता है और कहती है कि मुझे मेरा घर बहुत पसंद है और हर इंसान के पास अपना घर तो होना ही चाहिए। यानी कि इन दोनों के बीच में न जाने कैसी अजीब सी केमिस्ट्री हो रही थी। आखिर के अंदर हम बस यही देखते हैं कि हेजल इस लेडी से इतना ज्यादा इम्प्रेस था कि उसके हाथों पे हाथ रख लेता है और ऊपर से ये लेडी भी कुछ नहीं बोलती। हालांकि एज में काफी ज्यादा डिफरेंस था लेकिन अब हेजल ठहरा दूसरी टाइमलाइन वाला जिसे पहली बार कोई लेडी पसंद आई थी। सीन जिसके बाद में क्लाउस और डिएगो पे शिफ्ट हो जाता है। डिएगो वापस से क्लाउस से पूछता है कि आखिर तुम्हारे साथ गलत क्या है, तुम प्लीज मुझसे बात करो। लेकिन क्लाउस कहता है कि तुम्हें पता भी है कि किसी इंसान का दूर जाना कैसे लगता है, जबकि डिएगो ने जस्ट अभी अभी डिटेक्टिव को खोया था। तो डिएगो कहता है कि तुम इतने ज्यादा लकी हो कि अगर तुमसे कोई इंसान दूर भी हो जाए तो तुम जब चाहो उसकी आत्मा से मिल सकते हो, लेकिन बाकी इंसानों के साथ ऐसा नहीं हो सकता। और इसी समय डिएगो को हेजल दिख जाता है, साथ ही में चाचा भी दिख जाती है। क्लाउस को भी पता चल जाता है कि यही तो वो लोग हैं जिन्होंने क्लाउस को बुरी तरीके से टॉर्चर किया था। अब ये दोनों ही मिलकर उनका पीछा करने लगते हैं। जिसके बाद हम नंबर 5 को देखते हैं जिसने पूरे कमरे के अंदर इक्वेशंस लिख दी थी। साथ ही में ऐसे 4 लोग बनाए थे जिनको अगर मार दिया जाए तो ये पूरी टाइमलाइन ठीक हो जाएगी और जो अपोकलिप्स आने वाला है यानी कि पूरी धरती तबाह होने वाली है वो बच जाएगी। लेकिन लूथर कहता है कि आखिर ऐसा तुम कैसे कर सकते हो, तुम किसी निर्दोष को क्यों मार सकते हो। लेकिन नंबर 5 कहता है कि ये चारों निर्दोष है या नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन अगर ये चारों मारे गए तो इतने सारे हजारों लोग बच जाएंगे। लेकिन लूथर को एक भी निर्दोष आदमी को नहीं मारना था। वो नंबर 5 को समझाता है लेकिन नंबर 5 बात नहीं मानता। वो गन उठाता है अपने फादर की और जाने लगता है। तभी लूथर डॉलरस की डमी उठा के खिड़की से बाहर फेंकने लगता है और नंबर 5 को कहता है कि अगर तुम नहीं रुके तो मैं अभी के अभी डॉलरस को नीचे गिरा दूंगा। अब नंबर 5 के लिए डॉलरस से ज्यादा जरूरी और कोई नहीं था, इसी के कारण वो पहले अपनी डमी डॉलरस को उठा लेता है और लूथर की बात मानता है। और अब लूथर कहता है कि इसका कोई दूसरा उपाय निकालो। जिसके बाद सीन वापस से एलिसन पे शिफ्ट हो गया था जो कि पूरी की पूरी रिपोर्ट लेके आई थी। वो वानिया को कहती है कि तुम आखिर उस लड़के को कब से जानते हो, उसकी शॉप पे कितनी बार गई हो, तुम्हें पता भी है कि उसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, उसका कोई फैमिली मेंबर नहीं है, पिछले साल से पहले उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं है। तो वानिया कहती है कि आखिर तुम्हें प्रॉब्लम किस चीज की है, मेरे लाइफ में पहली बार कोई लड़का आया है, पहली बार ऐसा कोई इंसान है जिसने मुझ पे बिलीव किया है, जो मुझसे प्यार करता है और ऐसा तुम्हारे साथ हो चुका है, फिर भी तुम ऐसा क्यों कर रही हो मेरे साथ। इन दोनों बहनों के बीच में इतनी ज्यादा बात बिगड़ जाती है कि वानिया एलिसन को कह देती है कि आज के बाद मेरे घर पे मत आना और यहाँ से निकल जाओ। इसी के साथ हम हेजल और चाचा को देखते हैं जो कि एक नए होटल के अंदर आए थे। इन दोनों का उस ब्रीफ केस को ढूंढना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुका था। डिएगो ने हेजल की गाड़ी के नीचे एक ट्रैकर लगा दिया था और ये बात हेजल को पता भी चल गई थी। ये एक आदमी है जो कि इन दोनों को मारने के लिए एक आइसक्रीम ट्रक के पीछे खड़ा है। इन दोनों के पास एक नई इन्फॉर्मेशन आई थी कि नंबर 5 के पास में ब्रीफ केस है और वो इन दोनों को वो ब्रीफ केस देना चाहता है, इसलिए मिलने के लिए बुला रहा है। लेकिन हेजल और चाचा भी बहुत स्मार्ट थे, उन्हें पता था कि बाहर जाते ही इनके ऊपर अटैक होने वाला है, इसी के कारण वो फुल प्रिपरेशन से बाहर आते हैं। जबकि डिएगो क्लाउस को कहता है कि तुम गाड़ी में ही बैठो, मैं बाहर जाऊंगा, ऊपर अगर कुछ भी होता है तो बैकअप बुला लेना, अगर मैं 2 मिनट तक नहीं आता हूँ तो उससे पहले मुझे डिस्टर्ब मत करना। क्लाउस पीछे पीछे आ रहा था लेकिन डिएगो उसे मना कर देता है। डिएगो जैसे ही आगे बैल्कनी तक आने लगता है तब तक चाचा और हेजल नीचे पहुंच गए थे और डिएगो को बुरी तरीके से शूट करते हैं। उसी समय क्लाउस आके उसे पीछे खींच लेता है। अच्छा हुआ था कि सही टाइम पे क्लाउस यहाँ आ गया था, नहीं तो डिएगो और ज्यादा इंजर्ड हो जाता। जब ये दोनों नीचे आते हैं तब तक इनकी गाड़ी भी नहीं पंचर मिलती है। इसी के साथ हम वानिया को देखते हैं जो कि कंपटीशन के अंदर अपना ऑडिशन देने के लिए पहुंच गई थी। उसके ऊपर पहले कोई ध्यान ही नहीं देता, लेकिन उसके बाद वानिया खुद को पूरी तरीके से
फोकस करती है और उसके बाद वो प्ले करना शुरू करती है। सेम टाइम पे हम एलिसन को भी देखते हैं जो कि लेनर्ड के घर का पता करके उसके घर पे पहुंच गई थी। एक तरफ वानिया की धुन इस तरीके से बज रही थी कि उसके अंदर से बहुत अलग अलग तरीके की वेव्स निकल रही थी, ऐसी वेव्स जो कि पूरे घर में घूम रही थी, लोगों को अट्रैक्ट कर रही थी और साथ ही में एनवायरनमेंट में अलग अलग तरीके की चेंजेस कर रही थी। एलिसन को लेनर्ड के घर के अंदर एक एटिक मिलता है जिसे वो ऑलमोस्ट खोलने ही वाली थी, लेकिन तब तक वहाँ पे लेनर्ड पहुंच चुका था। एलिसन पकड़ी ना जाए इसी के कारण वो लेनर्ड के देखने से पहले ही वहाँ से बाहर निकल जाती है और अब तक यहाँ पे वानिया का शो भी खत्म हो चुका था। इतना मेस्मराइजिंग शो था कि वो कंपटीशन के अंदर सेलेक्ट हो जाती है। सेम टाइम पे हम नंबर 5 और लूथर को देखते हैं। नंबर 5 अपने साथ में एक झूठा मोटा सूटकेस लेकर आया था और लूथर को बताता है कि तुम्हें कोई भी चालाकी नहीं करनी है, बस उनके सामने खड़े रहना है, मैं उनसे बात करूंगा और कोई भी मोमेंट ऐसा हो सकता है जब वो हमें मार डाले, लेकिन तुम्हें ध्यान रखना है और यहाँ से फटाफट भाग जाना है। नंबर 5 लूथर के साथ में यहाँ पहुंच चुका था। इसी के साथ में चाचा और हेजल भी बाहर निकलते हैं जो कि नंबर 5 के ऊपर गोली रख के सीधा आ रहे थे। नंबर 5 कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें बैग इतना इजीली दे दूंगा? मैं तुम्हें बैग सिर्फ एक ही शर्त पे दूंगा, जब तुम तुम्हारी सीनियर से मेरी बात कराओगी। तो चाचा मना कर देती है कि इसमें मेरा क्या फायदा। तो नंबर 5 कहता है कि इसमें मेरा तो बहुत ज्यादा फायदा है, मैंने अगर वो बैग तोड़ दिया तो ऑफिसर्स तुम्हें जान से मार देंगे, फिर उसके बाद में तुम कुछ नहीं कर सकती। तो चाचा कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात सीनियर से करा दूंगी, लेकिन तुम बैग के गायब होने के बारे में उन्हें कुछ नहीं कहोगे। यानी कि नंबर 5 का प्लान काम कर गया था। इधर लूथर नंबर 5 के पास खड़ा ही था और चाचा ने अपने सीनियर को कॉल कर ही दिया था। इतनी ही देर में पता चलता है कि एक आइसक्रीम ट्रक आता है जिसके अंदर क्लाउस और डिएगो आते हैं चाचा और हेजल को मारने के लिए। यानी कि सारी चीजें एक साथ में गड़बड़ होती है। हेजल और चाचा को लगता है कि ये सब कुछ एक ट्रैप है इन लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए और इन लोगों को मारने के लिए, और तभी एकदम से पूरी की पूरी टाइमलाइन वहीं पे रुक जाती है। नंबर 5 बिल्कुल भी नहीं रुका था, वो फ्रीज नहीं था और इधर उधर देखने लगता है कि आखिर माहौल क्या है। एक तरफ हेजल और चाचा है जो कि ट्रक से भिड़ने वाले हैं, ट्रक के अंदर उसके दोनों भाई बैठे हैं और लूथर के ऊपर ऑलमोस्ट गोली चली चुकी है, जबकि उसके पीछे हैंडलर आ चुकी थी और अब हैंडलर और नंबर 5 के बीच में बातचीत होने लगती है। हालांकि नंबर 5 ने बहुत बड़ा क्राइम किया था, उसने टाइमलाइन का कॉन्ट्रैक्ट तोड़ा था। अपोकलिप्स को रोकने के लिए वो सीधा अपने भाई बहनों के पास पहुंच गया था, तो इसमें सारी गलती तो नंबर 5 की ही थी। लेकिन फिर भी नंबर 5 बताता है कि मुझे इन चीजों को रोकना है, तुम आज भी अगर इन चीजों को रोक सकती हो तो रोक दो। लेकिन हैंडलर ऐसा कुछ भी नहीं करती है, उल्टा वो नंबर 5 के लिए एक और डील लेके आती है। वो कहती है कि आज भी तुम्हारे लिए हमारी कंपनी में जगह है, इवन अब तो तुम्हें और ज्यादा पोजीशन हाइक करके मिलेगी। नंबर 5 कहता है कि मैं अब लोगों को जान से नहीं मारूंगा, ये सारी चीजें मेरे खिलाफ है। तो हैंडलर बताती है कि ऐसा तुम्हें कुछ भी नहीं करना, अब तुम सीनियर लेवल पे आ चुके हो, तुम्हारा खुद का ऑफिस होगा, तुम मैनेजमेंट टीम में रहोगे, साथ में तुम्हारी पेंशन भी स्टार्ट हो जाएगी और तुम जिस टाइमलाइन में रहना चाहते हो तुम्हें वहीं पे रखा जाएगा। नंबर 5 इन सारी बातों से एग्री हो चुका था, लेकिन अभी भी उसे वो तबाही रोकनी थी। लेकिन हैंडलर बताती है कि वो तबाही मेरे हाथ में नहीं है रोकना। तब नंबर 5 कहता है कि मेरे भाई बहनों को रोकना तुम्हारे हाथ में है। तो हैंडलर कहती है कि कितने भाई बहन? तो नंबर 5 कहता है कि मेरे सारे भाई बहन बचने चाहिए। हैंडलर नंबर 5 से डील कर लेता है, ये दोनों ही एक साथ में गायब होते हैं। लेकिन गायब होने से पहले नंबर 5 लूथर पे आने वाली गोली को हटा देता है और साथ ही में हेजल और चाचा की गन को भी खाली कर देता है। जैसे ही टाइमलाइन अनफ्रीज होती है वैसे ही नंबर 5 गायब हो जाता है। लूथर और चाचा सबसे पहले तो बैग को ढूंढने के लिए भागते हैं और साथ ही में गन को भी उठाते हैं। इतनी देर में लूथर जाके डिएगो और क्लाउस को उठाता है, अपनी कार के अंदर बिठाता है और वहाँ से फुल स्पीड में निकलता है। हेजल और चाचा पागल बन चुके थे क्योंकि उनके पास में नकली ब्रीफकेस आया था, नंबर 5 भी गायब हो गया था और ऊपर से ये दोनों इसी टाइमलाइन में फंस गए थे। इसी के साथ हम वानिया को देखते हैं जो कि लेनर्ड के घर पे पहुंच गई थी। वो आती है बहुत खुशी खुशी और बताती है कि आखिरकार लेनर्ड का बिलीव बिल्कुल सक्सेसफुल रहा। अगर लेनर्ड उसे मोटिवेट नहीं करता कि वो जाके ऑडिशन दे तो शायद वानिया कभी भी कॉन्सर्ट के अंदर प्ले नहीं कर पाती। ये दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ चुके थे, काफी ज्यादा मतलब काफी ज्यादा। वानिया इस समय भी हमें लग रहा था कि कॉन्सेंट्रेट है और उसकी वाइब्स अभी भी इतनी ज्यादा निकल रही थी कि वो वाइब्स हमें सीधा घर के एटिक तक ले जाती है और हमें पता चलता है कि लेनर्ड के घर के अंदर एक बॉडी पड़ी है। ये बॉडी और किसी की नहीं बल्कि हेलन की है, यानी कि फर्स्ट बेंच पे जो बैठती थी वही लड़की। लेनर्ड ने उसे क्यों मारा ये बात हमें आगे जाके पता चलेगी। साथ ही में ये वाइब्स जाके सीधा अम्ब्रेला अकेडमी तक पहुंच जाती है। ऐसा लगता है कि ये बात पोगो को भी पता चल गई है कि वानिया के साथ कुछ तो हुआ है। वो अब तक मॉम को ठीक कर चुका था और मॉम के ठीक होने के बाद उसे पूछता है कि क्या तुम्हें पता है कि घर में क्या हुआ था। मॉम के ठीक होने के बाद वो बोलती है कि हाँ मुझे पता है कि क्या हुआ था। इसी के साथ में पोगो मॉम को ये भी बताता है कि तुम्हें पता है कि बच्चों को ये बात कभी पता नहीं चलनी चाहिए। अब ऐसी गाइस कौन सी बात है कि जो इन सारे बच्चों को नहीं पता चलनी चाहिए, ये बात भी हमें आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगी। तो चलिए फिर मिलते हैं आप सभी लोगों से अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा।